बोलिए। जब तक बोर्ड साफ हो रहा है आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। सर, ब्रेक के पहले आपने क्वेश्चन किया था कि सृष्टि में व्यवस्था है और मतलब सारा व्यवस्था से चल रहा है और मानव में व्यवस्था क्यों नहीं है। तो मतलब हर इकाई भी अपने आप, पदार्थ अवस्था भी व्यवस्थित है और बीज अवस्था से वो प्राण अवस्था भी व्यवस्थित है, लेकिन मानव ज्ञान अवस्था है और उसमें ज्ञान की समझ नहीं है, तो शायद इसलिए वो व्यवस्थित नहीं है। हाँ, समझ आ रही है ना। देखो, एक मिनट इनकी बात को कहें तो जैसे ज्ञान को हम दो भाग में बोल सकते हैं। एक भाग है जिंदा रहने का ज्ञान, एक भाग है जीने का ज्ञान। तो कम से कम अभी तक की हमारी मेहनत को पॉजिटिवली कहा जाए तो हमने जिंदा रहने के ज्ञान पे अधिकार पा लिया है ना। इसलिए हमारा जिंदा रहना इतना आराम में आ गया है। जिंदा रहने को ही जीना मान रहे थे, जिंदा रहने में सफलता पा ली तो उसके बाद भी पता चला यार ये अंदर तो गड़बड़ है, संबंध तो ठीक नहीं है, तो पता चला नहीं यार इसका इलाज कुछ अलग है, तो हम जीने की बात कर रहे हैं। बढ़िया। नमस्ते भैया, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? हाँ, इससे आगे और सुख है, इससे आगे और सुख है। हाँ, आगे सुख ही सुख है, आगे सुख के अलावा कुछ नहीं है। सुख ही की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, मैं सुख ढूंढता ही रहा हूँ। हाँ, सुख मतलब समझ, समाधान। गुड। हाँ जी, माइक। आपके प्रश्न को उत्तर को मैंने सोचा, आप लास्ट प्रश्न छोड़ के गए थे, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक इकाई का स्वभाव प्रभाव डालना है दूसरी इकाई पे। हाँ, और मेरी क्षमता या मेरी शक्ति उसको प्रभाव को से प्रभावित नहीं होना। फिर से आप उस पे बोल रहे हैं कि पूरी सृष्टि में हर जगह व्यवस्था है, कहीं भी शासन नहीं है और हमारी कोई भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है, आप इस पे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक इकाई, जो अब आप आगे बताएंगे, एक निश्चित उसका स्वभाव है और उसमें वो दूसरी इकाई पे प्रभाव डालती है, डाल रही है। और मैं जो कार्य करना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्ति बनाना चाहता हूँ जिससे मैं उससे प्रभावित ना हूँ। बढ़िया। देखिए, मैं आपकी आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको पूरा कर देता हूँ। देखो, सृष्टि में ये नियम है कि हर इकाई अपने वातावरण सहित है। कैसे? जैसे फूल और फूल की सुगंध, तो फूल की सुगंध फूल का वातावरण है। लाइट और लाइट का प्रभाव क्षेत्र, ये उसका वातावरण है। तो प्रकृति में मानव के अलावा एक धरती और धरती के ग्रेविटेशन तक धरती का वातावरण, एक बस और बस के साथ में 1 फुट की हवा, आधा फुट की हवा के साथ चलती है, ये उसका वातावरण। तो हर इकाई से अधिक उसका वातावरण होता है। वातावरण मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र, हर इकाई से ज़्यादा उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। तो मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने वातावरण सहित हैं, क्योंकि वो अपने आचरण सहित हैं। मानव ने अपने आचरण को नहीं पहचाना है, इसलिए वातावरण, इसलिए मानव का प्रभाव क्षेत्र, इसलिए मानव का अपना वातावरण नहीं है। जिसका अपना वातावरण नहीं है वो दूसरे के वातावरण से प्रभावित होते रहता है, नेगेटिवली कभी पॉजिटिवली। इसका मतलब यह हुआ, जब तक मैं अपने आचरण को नहीं पा जाऊंगा तब तक मेरे प्रभाव क्षेत्र की निश्चितता नहीं बनेगी। और जब तक मेरा आचरण और मेरा प्रभाव क्षेत्र नहीं है, सूत्र है स्वप्रभावीकरण नहीं है तो पर प्रभावीकरण काम करेगा ही, और स्वप्रभाव है तो पर प्रभाव काम नहीं करेगा। इसका मतलब है स्व मूल्यांकन है तो पर मूल्यांकन नहीं है, पर मूल्यांकन है तो स्व मूल्यांकन नहीं है,
पर मूल्यांकन का मतलब है कि मैं दूसरे की टिप्पणियों से प्रभावित नेगेटिवली होता हूं, ये पर प्रभाव है। पर प्रभाव क्यों मेरे अंदर घुस जाता है? क्योंकि स्व मूल्यांकन नहीं है। तो जब मैं स्व मूल्यांकन क्यों नहीं है? क्योंकि स्व की समझ नहीं है, अपने मानव होने की समझ नहीं है। तो जब तक मेरे पास अपने मानव होने की समझ नहीं होगी, तब तक मेरे पास स्व की समझ नहीं होगी, तब तक मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक मेरे भाव और विचार में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ये होने के बाद मैं आराम में आ जाता हूं। बढ़िया जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हो गया? हो गया? आगे चलिए। तो देखिए, एक तो जोरदार तालियां। कंटेंट को लेके जो कंसेप्चुअल डेप्थ आनी चाहिए, या कंसेप्चुअल डेप्थ जिस लेवल की फ्लोर पे आने की ज़रूरत है, हम उस लेवल पे चर्चा भी कर पा रहे हैं और आप साथ भी चल पा रहे हो, इस बात की खुशी है ना। अधिकांश लोग साथ चल पा रहे हैं, ठीक है, फिर सबकी गति तो अपनी अपनी होती है। तो देखिए, अभी तक की हमने यात्रा कितनी की है? अभी तक की यात्रा इतनी हमने की है कि मानव के पास 2 ही प्रश्न हैं। शुरू से अभी तक की यात्रा कितनी की है? शुरू से अभी तक की यात्रा हमने इतनी ही की है कि पहले दिन हमने जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट किया था, और हमने पाया कि जिंदा रहना जीना नहीं है। फिर हमने ये भी पाया कि हमारी सारी समस्याएं केवल इतनी है कि हमारे भाव विचार में अस्थिरता रहती है। तो हमने पाया कि भव की स्वीकृति भाव है। यदि भव ही परिवर्तनशील है तो भाव परिवर्तनशील रहेगा। फिर हमने पहचाना यदि भव निरंतर हो जाए तो भाव भी निरंतर हो जाएगा। तो फिर हमने पहचाना क्या क्या चीज़ें निरंतर हैं। तो पता चला सभी मानव में निरंतर सुख की चाहत के रूप में उसकी चाहत निरंतर है, विचार की ताकत निरंतर है। ये दोनों चीज़ें निरंतर होने का मूल में मतलब ऐसा है कि जिसमें ये हो रहा है वो खुद में भी निरंतर है। इसको धीरे से समझेंगे। मतलब शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ, धीरे से इसको समझेंगे। मैं भी निरंतर हूँ, अमर हूँ, इसको धीरे से समझेंगे। फिर ये भी समझ में आया ये पूरी सृष्टि की सारी व्यवस्था, इतनी सारी गैलेक्सीज और सब कुछ है ना, ये सब हमेशा है कि नहीं है? ये भी निरंतर है। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, वो नियम भी निरंतर है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि परिवर्तनशील संसार बहुत छोटा सा है, परिवर्तनशील संसार बहुत छोटा सा है, और निरंतर संसार बहुत बड़ा है। हमारा ध्यान अभी स्वयं को शरीर मानने के कारण हमारा ध्यान हमेशा परिवर्तनशील चीज़ों पे बना हुआ है। परिवर्तनशील चीज़ों से हम सुख की निरंतरता चाहते हैं, परिवर्तनशील चीज़ों से हम अपनी पहचान और सम्मान की निरंतरता चाहते हैं। झंझट ऐसा है कि एक ही कुआं है, उसमें भांग घुली है, सारे उसी कुएं का पानी पीते हैं। हर माँ बाप उसी कुएं का पानी पीता है, उसके बच्चे को उसी कुएं का पानी पिलाता है, कल को वो भी बेचारा वैसा ही हो जाता है। तो पता चला कि कुएं से ही भांग निकालना होगा। कुएं से भांग निकालना होगा तो परिवार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और जिसको हम शासन कह रहे हैं, सभी जगह से भांग निकालनी होगी। कम से कम हमको अपने में भरोसा हो जाए, हाँ भांग को निकाला जा सकता है। मेरी ज़िंदगी से निकाल के देख लेता हूँ, मेरे परिवार से निकलती हुई देख लेता हूँ, तो मेरे को भरोसा हो जाता है कि संसार से भी निकाला जा सकता है। और यही करने लायक काम है, बाकी खाना पीना, बाकी खाना पीना। तो हमारे को ध्यान में आ गया 2 ही प्रश्न हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। उसमें से मूल प्रश्न क्यों जीना है, तो पता चला हमारे पैदा होने के पहले से तय है कि हर क्षण हर पल किसी सुख की निरंतरता को पाना चाहता हूँ। सुख क्या है, तो बोले समाधान बराबर, व्यवस्था को समझना सुख है।
समझना सुख है। समझ में आया तो इसका प्रमाण है कि जीना हो जाता है। जीना हो गया तो इसका प्रमाण है कि हम दूसरे के समझाने में, दूसरे के समझने में सहयोगी हो जाते हैं। अभी कैसे समझा रहे एक दूसरे को? समझ के समझा रहे कि बिना समझे समझा रहे? हाँ, अपने को जीना आता नहीं है, जीना हमसे सीखो, है ना। हम बड़े हैं, हमने जिंदगी देखी है। कुछ नहीं देखा तुमने जिंदगी को मरते हुए देखा है। तो ऐसा 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 पूरा हो जाए, इसका नाम समाधान है, इसी का नाम सुख है। तो मानव में समझने की क्षमता है और वो हर जगह में, यदि ये संसार नियम पूर्ण है, इसका मतलब है कि वहाँ प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं नियम को समझ लेता हूँ, इसी का नाम समाधान है। तो सुख को हमने समझा, व्यवस्था को समझना। देखो आज हमारा चौथा दिन है। पहले से आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका लिसनिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ये 1 महीने भी ऐसे ही चलेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है क्या मिल रहा है जो ये बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? समाधान। हर जगह में कोई सही सोचने का तरीका हो सकता है, कोई सही बोलने का तरीका हो सकता है, सही जीने का तरीका हो सकता है। तो हर जगह में तो सुखी होने का सिलेबस क्या होगा? तो सुखी होने का सिलेबस क्या होगा? व्यवस्था को कहाँ कहाँ समझना है? जहाँ जहाँ से हमारे दुख आते हैं, है ना। कहाँ कहाँ से हमारे दुख आते हैं? स्वयं से आते हैं। कम से कम इतना ध्यान अभी चला गया। धन्यवाद। तो पता चला अपने आप को मानव के रूप में पहचानना, अपने मानव होने को समझना, मानव समझ में आ गया है, इसका प्रमाण है कि मैं परिवार में जी लेता हूँ। परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाता है। परिवार ऐसा हो जाता है तो सभी परिवार हो सकते हैं। समाज में व्यवस्था और मानव प्रकृति का नियम समझ में आ गया तो प्रकृति में संतुलन भी होता है। तो 4 चैप्टर हैं, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति। 4 जगह में व्यवस्था को समझना है। तो अब हम शिविर शुरू करते हैं। क्यों? अब तक तो स्टेज सेटिंग हो रही थी, मानसिक सेटिंग हो रही थी, और बहुत सारी चीजें अब हमारी सेट हो गई हैं। एक बात आज सुबह किसी ने बोला था, जब मैंने चर्चा किया था सुख की, तो वो बिंदु मैंने बहुत उभारा नहीं था। तो एक पॉइंट आपको और ध्यान दिला देता हूँ ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। देखो, जब ये हमको स्वीकार हो गया कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, इसको हम देख पाए। यदि ये हमको स्वीकार हो जाता है, अब सामने वाला कुछ भी एक हरकत कर रहा है, वो मेरे साथ कोई ऐसी हरकत भी कर रहा है जिससे मैं परेशान भी हो रहा हूँ, मेरी फैमिली में ही ऐसा हो रहा है या वर्क प्लेस में ऐसा हो रहा है, तो पहले सोचने की ज़रूरत क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, क्या ये ऐसा मेरे को दुख देने के लिए कर रहा है? जैसे ये सोचते हैं कि क्या ये मेरे को दुखी करने के लिए ऐसा कर रहा है, तुरंत ये ध्यान में आ जाता है कि नहीं, ये मेरे को दुखी तो करने के लिए नहीं कर रहा है। जैसे ये ध्यान में आ जाता है कि ये अपनी आदत वश ऐसा करता है, इसको समझ की कमी नहीं, समझ नहीं है इसलिए ऐसा करता है, ये अपनी किसी असुरक्षा वश करता है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। जैसे ये स्वीकार होता है, उस परिस्थिति को, उस घटना को आपको हैंडल करने की एक एक्स्ट्रा ताकत आपके पास आ जाती। आप उतना विचलित नहीं होते। मैं ज़्यादा परेशान कब होता हूं? जब मेरे को लगता है कि ये मेरे को दुखी कर रहा है। जैसे बच्चा देर से उठ रहा है और माँ बाप दुखी हो रहे। बच्चा देर से उठ रहा है, क्या बच्चा रात को ये सोच के सोया है कल देर से उठूंगा और माँ बाप दुखी होंगे और मजा आएगी? ऐसा सोचा? ऐसा नहीं सोचा है। वो देर से सोया इसलिए देर से उठ रहा है। तो इसका मतलब है बच्चा मुझको दुखी कर रहा है कि मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं दुखी हो रहा हूं?
एक बात समझ में आ गया। अब फिर ये देर से उठना और जल्दी उठने का क्या करें? तो कम से कम एक बात तो समझ में आ गई, बच्चा मेरे को दुखी करना नहीं चाहता है, बल्कि मैं बच्चे को दुखी करना चाहता हूं। कैसे? कभी मैं गेट खड़का के आ जाऊंगा, मैं लाइट बंद कर दूंगा, मैं चादर खींच दूंगा, मैं किचन में बर्तन गिरा दूंगा। उसको भी समझ में आ रहा है ना ये मेरे को छेड़ा जा रहा है। इतना स्वीकार करने मात्र से कि सामने वाला मुझको दुखी नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी उठे और वो नहीं उठ रहा है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, इतना सोच लेने भर से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। इतना सोच लेने भर से फिर आप सॉल्यूशन के ढंग से सोचेंगे, दुखी होने के ढंग से नहीं सोचेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम सेंट्रिक हो कि सॉल्यूशन सेंट्रिक हो? यदि प्रतिक्रिया में चले गए, ये रोज ही ऐसा करता है, ये कभी नहीं सुधरेगा, इसका बाप भी ऐसा ही था, तो ये प्रतिक्रिया फिर कितने भी हो सकती है, लेकिन एक लाइन बीच में डाल दिया कि दोनों के घटना अलग घट रही है और मेरा सुखी दुखी होना अलग घट रहा है, दोनों को अलग अलग देख पाए तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का स्पेस बन जाएगा। चलिए, तो आज हम मानव को लेकर चर्चा करते हैं। कुछ लाइनें बोल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ लाइनें बोलता हूं और देखिए आप, मेरे को लगता है काफी सारी हमारी बात हो गई है। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। इस पे भरोसा हुआ? इस पे भरोसा हुआ? क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि जब भी कोई मानव गलती करता है, उसको ये पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है, उसको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। और ये भी हमने सोच के कई बार देख लिया कि आज मैं गलती करने जा रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब है मैं सही ही करना चाहता हूं और सही की समझ ना होने की वजह से, सही तक ना पहुंचने की वजह से। लेकिन मानव गलती करता है कि नहीं? करता तो है। क्यों करता है? सही की समझ ना होने के कारण, सुख की तलाश में, सफलता की तलाश में, अपनी आवश्यकता पूर्ति की तलाश में। इसका मतलब यह हुआ, कभी अपने सुखी होने की तलाश में, कभी अपनी आवश्यकताओं की तलाश में, कभी अपनी सफलता और पहचान की तलाश में एक व्यक्ति को जो आवश्यक लगता है वो कर डालता है, और कभी तो उसको पता भी नहीं होता है और जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। इसको रिवर्स कर दें। यदि हम मानव को कोई ऐसा जीने का स्वरूप दे पाएं, ऐसा जीने का डिजाइन दे पाएं जिसमें गलती अपराध किए बिना वो सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई मानव गलती करना चाहेगा? ठीक हो गया? तो इसका मतलब है, यदि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, और सभी मानव सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही मानव सफल होना चाहते हैं? सभी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं कि कुछ ही चाहते हैं? सभी चाहते हैं। यदि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसका मतलब है इस प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था है ही कि सभी मानव सफल हो सकें, सभी मानव सुखी हो सकें, सभी मानव की सभी आवश्यकता पूरी हो सके। ऐसी व्यवस्था होगी ही, ऐसी व्यवस्था है ही। अभी सभी लोग, अभी की जो व्यवस्था है उसमें सफल होने का डिजाइन सभी लोगों के लिए है कि कुछ ही लोगों के लिए है? कुछ ही लोगों के लिए है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये डिजाइन प्रकृति से मैच नहीं करता है। तो या तो हम ये कह सकते हैं सभी सफल नहीं हो सकते, ऐसा संभव ही नहीं है, सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रकृति का डिजाइन अधूरा सिद्ध होता है कि पूरा सिद्ध होता है? प्रकृति ने मानव रूपी एक ऐसी चीज को क्रिएट कर दिया है जिसकी कोई नेचुरल डिजायर है कि वो सफल होना चाहता है और ये पूरी नहीं हो सकती है,
इसका मतलब ये नेचर का डिज़ाइन फॉल्ट सिद्ध होता है, नेचर की अपूर्णता सिद्ध होती है, उसकी कोई कमी सिद्ध होती है। जबकि हमको ये स्वीकार है कि नेचर अपने आप में पूर्ण है। इसका मतलब है यदि सभी सफल होना चाहते हैं, सभी की आवश्यकता पूर्ति चाहते हैं, इसका मतलब नेचर में ऐसा कोई डिज़ाइन है ही, उसको हमने नहीं पहचाना है, ये एक बात अलग है। जी माइक। हाँ, नेचर पूर्ण है ये कैसे माने? बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेचर पूर्ण है ये कैसे माने? देखो, पूर्ण का क्या मतलब है? पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब यही है कि मानव के अलावा सृष्टि में किसी भी इकाई को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि उसके आचरण की निश्चितता है और उसका आचरण पूरी सृष्टि की सारी व्यवस्था में एक निश्चित रोल को प्ले कर रहा है और हमेशा करता ही रहता है। इसका नाम है कि सृष्टि पूर्ण है। और मानव भी क्या चाहता है? मानव अधूरा रहना चाहता है कि पूर्ण होना चाहता है? मानव भी पूर्णता चाहता है ना? तो कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आपको कैसा लगता है? पूर्ण लगता है कि अपूर्ण लगता है? अपूर्ण लगता है, इसलिए मैं सब कुछ समझना ही चाहता हूं। तो मानव अपनी जिंदगी में भी पूर्णता ही चाहता है। गलतियां करना किसी भी मानव के लिए पूर्णता का एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए मानव कभी भी गलतियों के साथ जीना नहीं चाहता। तो आज शाम सूरज ढलने के पहले हम एक ऐसी व्यवस्था का दर्शन करेंगे जिसमें सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं और सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सही है? चिल? आज चिल करेंगे। चलिए तो यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि मानव है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को हम अर्थशास्त्र, भौतिक आवश्यकताओं को, फिजिकल नीड्स को हम अर्थशास्त्र के रूप में कहते हैं। और हमारा अर्थशास्त्र कहता है कि मानव की आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है। ऐसा हम अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। लगभग सभी राज्यों में 9th क्लास में पढ़ाते हैं। अब देखिए, यदि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित महसूस करेगा? उसको लगेगा कि आवश्यकता पूरी होगी ही नहीं, इसलिए वो असुरक्षित महसूस करेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति असुरक्षा में जाता है वो भयभीत होता है और उस भय से मुक्ति के लिए वो उस आवश्यकता के संग्रह की ओर जाता है, एक्यूमुलेशन की ओर जाता है। तो असुरक्षा से भय, भय से संग्रह। जो रूप के लिए असुरक्षित है वो रूप का संग्रह करता है। समझ में आया? जो धन के लिए असुरक्षित है वो धन का संग्रह करेगा, जो पद के लिए असुरक्षित है वो पद का संग्रह करेगा, जो ताकत के लिए असुरक्षित है, जो डरा हुआ है, वो ताकत का संग्रह करेगा। तो इससे हमको पता चला कि आदमी का मन कैसे काम करता है और जिसका संग्रह करेगा, संग्रह करने के लिए शोषण करना उसकी आवश्यकता है, वो करना नहीं चाहता है। और जिसका शोषण होगा वो चुपचाप कराएगा कि विरोध करेगा? वो विरोध करेगा। इसी का नाम युद्ध और संघर्ष है। युद्ध और संघर्ष से अव्यवस्था बढ़ेगा कि घटेगा? और अव्यवस्था से असुरक्षा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और गई भैंस पानी में। कब निकलेगी? शाम तक।
चले, ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल दिख रहे अपने घरों में, समाज में? इसका एग्जाम्पल दिख रहा है घरों में, समाज में? एक दो शेयर कर दो, एक दो एग्जाम्पल। है? हो, ये भी एक बात है कि आदमी सेविंग करता है, उसके मूल में उसकी मानसिक असुरक्षा है या किसी व्यवस्था के लिए सेविंग करता है, दोनों हो सकता है। तो ये भी एक सोचने की बात है ना, कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके मूल में हमारी मानसिकता क्या है। इसलिए क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्या कर रहे हैं वो उतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हमको पता चला, इसका मतलब ये सारा विशियस सर्किल, ये पूरी यात्रा दुख की ओर जाएगी कि सुख की ओर जाएगी? दुख की ओर जाएगी। और अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला सुखी होना चाहता है कि दुखी होना चाहता है? और पढ़ने वाला सुखी होने आया कि दुखी होने आया है? तो 20 साल 20 लाख रुपया खर्च करके वो सुनने आया है कि तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। इससे अच्छा तो 20 लाख को बैंक में रख देता, कम से कम ब्याज आता, बाकी खेल कूद के कुछ अपना कुछ और सोचता, ज़्यादा ठीक था। तो ये एक समझने की बात है कि हम बाई एजुकेशन आदमी को एक गरीबी की मानसिकता दे रहे हैं, और 700 लोगों की कब्र खोदने के लिए ये एक लाइन काफ़ी है, और ये हम बाई एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, ये जो मैंने कहा ये तो पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई शंका नहीं है। और बहुत सारा और भी है जो बहुत गलत है, बहुत सारा ठीक भी है। मैथमेटिक्स पढ़ के हिसाब किताब करना आ गया, ये अच्छी बात है। अकाउंट्स करके थोड़ा अकाउंट्स करना आ गया, ये अच्छी बात है। इंजीनियरिंग करके पुल बनाना आ गया, ये अच्छी बात है। डॉक्टरी करके ऑपरेशन करना आ गया, ये अच्छी बात है। कम से कम ह्यूमैनिटी वाला पोर्शन तो बिल्कुल आउटडेटेड है, कोई काम का नहीं है। यानी टेक्निकल पार्ट जो है वो ठीक है शिक्षा? हाँ, टेक्निकल पार्ट काफ़ी हद तक ठीक है। टेक्निकल पार्ट में भी समझ नहीं है तो बंदर के हाथ में उस तरह है। अच्छा, इसलिए बंदर उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, माइक पीछे। हाँ बोलो तब तक। भैया, इससे एक चीज़ मेरे को लगता है कि ये जो आवश्यकता है हसीम बोल रहा है वो शारीरिक तौर पर बोल रहा है। हाँ, कहीं भी बोलो, फिजिकली बोल। अर्थशास्त्र बात करेगा तो भौतिक चीज़ों की ही बात करेगा, फिजिकल चीज़ों की ही बात करेगा। ये असीम मतलब है, अपनी आवश्यकता है, ख़त्म ही नहीं होती कभी, ख़त्म ही नहीं होती कभी। मैं इसमें कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का देना चाहता हूं, जिससे आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। मैंने खुद ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइक्रो मैक्रो MBA करने के लिए 62 की एज में। तो मेरी हमेशा ये चर्चा होती थी प्रोफेसर से कि मेरे को ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक एंड आपने लूज छोड़ दिया है कि मानव की आवश्यकता असीम है, तो साधन तो कम पड़ेंगे और इसलिए लूट खसोट मचेगी। तो उसमें मैंने उसको और बारीकी से देखा 16 साल में, बिजनेस को बहुत क्लोजली। तो उनका सब जो हम वहाँ से ला रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, वो इस कंट्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसलिए उपयुक्त नहीं है कि उनका काम ही असुरक्षा से शुरू होता है। फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आपको कोई भी आदमी भूखा नहीं मिलेगा। फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और उन्होंने जो नीड और ग्रीड की लाइन है उसको मिटा दिया। बढ़िया। बिजनेस का मतलब है कि जितना पैसा, उसकी कोई सीमा नहीं है, मोनोपोली। उसके बाद आप उसको भली चैरिटी कर दीजिए। और हाँ। सुबह मैं ये कहने वाला था, हाँ। मंतव्य की बात मैं दोबारा कहूँगा कि मैं एक प्राइवेट फाउंडेशन में काम करता हूँ, डाटा देखता हूँ। 70% जो चैरिटीज़ हैं US की, बड़ी से बड़ी आप ले लीजिए, बिल गेट्स फाउंडेशन या कोई भी ले लीजिए, वो 5% से 5.6% चैरिटी में खर्च करती है।
वो इसलिए खर्च करती है कि उतना उनको टैक्स रिबेट मिल सकती है। तो मंतव्य की बात कहने को हमको बहुत अच्छा लगता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह, पर मैं ये मानता हूँ कि जो भी आदमी करे इंटेंट उसका सही होना चाहिए। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की बात आपकी बिल्कुल सही है, पर वहाँ जो शुरू हुई है वो इसलिए एक असुरक्षा है कि कभी शेयर गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इसलिए वो असीम इकट्ठा करते रहते हैं बिना सोचे कि क्या करना है। जी हाँ जी, माइक। अभी जैसे इकोनॉमिक्स में फिज़िकल नीड्स की बात हुई, जब हम भौतिक की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी जो चाह है वो निरंतरता है, हमेशा कुछ ना कुछ। जब भौतिक की चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। ह्यूमन वांट्स डेफिनेटली अनलिमिटेड है जब हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, और जो रिसोर्सेज हैं चाहे वो पैसा है, क्योंकि अगेन फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को तो फिज़िकल एट्रीब्यूट से ही कंप्लीट किया जा सकता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब चीज़ें लिमिटेड ही हैं, वो अनलिमिटेड तो आ नहीं सकती। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से, मतलब ये जो आपने इसका मतलब ये नेचर में फॉल्ट हो गया ना। देखो, एक मानव नाम की ऐसी एंटिटी क्रिएट हो गई है जिसकी फिजिकल नीड अनलिमिटेड है और इस प्लेनेट पे अवेलेबल रिसोर्स लिमिटेड है जी। अब ये डिज़ाइन की कंप्लीटनेस है कि डिज़ाइन का अधूरापन है? क्या समझ में आ रहा है? ये डिज़ाइन ठीक है कि गलत है? यदि इस धरती पे रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो मानव में भी कोई ऐसा ही मैकेनिज्म होने की ज़रूरत थी कि उसकी ज़रूरत भी लिमिटेड ही रहती। अब ज़रूरत अनलिमिटेड हो गई है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब छीना झपटी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। उस छीना झपटी का नाम ही व्यापार है। तो सारे व्यापार का एक ही प्रिंसिपल है, मोनोपोली। सरकारों से पॉलिसी चेंज करवा दो, कुछ भी ऐसा करवा दो कि एक ही प्लेयर टिकेगा और बाकी कोई प्लेयर नहीं टिकेगा। 4 साल बिजनेस को इतना लॉस में चलाओ कि जितने प्लेयर हैं सब आउट हो जाए। तो ये जो पॉलिसी है, तो इसका मतलब है कि ये धरती पे आदमी को प्यार से देने देगा कि युद्ध के लिए मजबूर करेगा? युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है। तो आदिकाल से ऐसा होता ही रहा है कि किसी कम्युनिटी विशेष ने एक लेवल का शोषण किया और जिसका शोषण होता रहा वो 10, 20, 100, 50, 100 साल के बाद में उतना एग्रेशन में आ गया कि उसने रिवोल्ट कर दिया। चाहे घर में सास बहू का रहा, चाहे जातियों के बीच का रहा, चाहे वर्ग संघर्ष रहे, तमाम चीज़ें बार बार इसी बात की कहानी है। तो इसका मतलब है कि आदमी इस प्लेनेट पे कभी प्यार से तो जी नहीं पाएगा। घर घर में भाई भाई का बंटवारा होता है। देख लीजिए, एक माँ से पैदा हुए 2 बच्चे एक गली में खेले, एक साथ में खाए और बड़े होके इनके बीच में लड़ाई होती है। तो इसका मतलब है इस धरती पे प्यार से कभी नहीं जिया जा सकता। इसका निष्कर्ष यही है। तो क्या मैं अगर मैं कहता हूँ कि हमारा जो ध्यान है वो, जबकि हम प्यार से जीना चाहते हैं, प्यार से जीना चाहता है, हमारा जो ध्यान, या तो हम में आ जाता कि लड़ाई मेरे को स्वीकार है, अपमान मेरे को स्वीकार है, या तो मुझको ये स्वीकार हो जाए तो भी डिज़ाइन ठीक हो जाएगा कुछ हद तक। ये हमको स्वीकार हो नहीं रहा है। तो जो हमको पढ़ाया जा रहा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो गलत जगह में हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हाँ। और उसके वजह से ये पूरी जो व्यवस्था बनी है वो हमारा डायरेक्शन ही गलत जा रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। वही। ओके जी हाँ जी। अभी जो पॉलिसी बनाई जा रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, शहरों को, मेट्रोज को केंद्रित करके बनाई जा रही है। जब तक ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, गांवों की और कॉरपोरेट सेक्टर को कंट्रोल्ड वे से नहीं केंद्रित किया जाएगा और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सब लोग अपन तो चले हैं गांव की ओर,
लेकिन मैं बोलता चलो गांव की ओर, मुसाफिर चलो गांव की ओर। बट मुसाफिर गांव की ओर नहीं जाता, क्या करने जाता वहाँ पे? ठीक बात, मतलब अब क्या कहूँ मैं, मत कहो कुछ। मतलब मैं समझ गया आपकी श्रम कर रहे हैं लोग, जाके कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अभिभावक विद्यालय वहाँ पे कितने स्कूल बच्चे हैं, वहाँ पे मीटिंग में कितने लोग आते हैं? हो गया, मैं सब जानता हूँ। बस, थैंक यू भैया। थैंक यू। सर मुझे ऐसा लगता है अमन कि दरअसल प्राकृतिक रूप में शायद साधन सीमित नहीं है। ये शायद मानव ही है जो अपनी नासमझी की वजह से साधन को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन मुझे थोड़ा और जानना पड़ेगा इस पर। हमारा लोहा कितना भी निकालो निकलता ही रहेगा, पानी कितना भी निकालो निकलता ही रहेगा, अनलिमिटेड है। वो मानव ने बताया शायद। हाँ, मानव को और है अनलिमिटेड वो। गोल्ड कितना भी निकालो निकलता ही रहेगा, कोयला कितना भी निकालो निकलता ही रहेगा, अनलिमिटेड है। ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, बट अब जैसे सूरज की रोशनी है वो फॉर एग्जांपल, अकेला सूरज की रोशनी से तो काम नहीं चल रहा है ना। हाँ बट और हम तो कुछ ऐसा कर देंगे इसमें भी प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। प्राकृतिक रूप में तो वो भी है ना। भी कल को वो ओजोन लेयर छेद हो गया, सूरज की रोशनी जो आ रही है उसकी नेगेटिविटी आदमी को मिलने लगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। बट ओजोन लेयर कम तो हमारी वजह से होगा ना, मानव की वजह से होगा, मानव गलती वजह से होगा। वही तो, वो क्यों हो रहा है? वो भी इसलिए हो रहा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, तो सारी दुनिया की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, उसके लिए मैं प्रकृति का शोषण करूंगा, उसके लिए मैं आदमी का शोषण करूंगा। अल्टीमेटली मानव ही। और क्या? ये अकेली लाइन पूरी दुनिया की कब्र खोदने के लिए पर्याप्त है। हाँ जी। कोई बात नहीं, इच्छाएं लगा लो। जब इच्छा ही आवश्यकता बन जाती है क्या फर्क पड़ता है, भाषा की बात है। हाँ जी। माइक ऑन नहीं है आपका। हम लोग इतना भय में जी रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे हम लोग संग्रह करने लग गए हैं, चाहे परमाणु बम हो चाहे हथियार हो, कि किस देश को कब्जा करूं, क्या करूं। जो अभी वर्तमान में यही चल रहा है, रूस और यूक्रेन का ये यार एक जीता जागता है उदाहरण है। इस तरह का हम कैसे जिंदगी जी रहे। देखो, मामला किसी दूर मत जाओ, मामला हमारा भी है। हमको कितना कमाना है हमको कहाँ पता है? हमको तो लगता है पूरे शहर का पैसा मेरे पास आ जाए। हर आदमी अपनी सीमा में कर वो ही रहा है। हम दूसरे को गाली दे के अपना मन ठंडा कर लें वो अलग बात है। हम सब कर वो ही रहे हैं। पैकेज। हाँ जी। सर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि संसाधन सीमित हैं, क्योंकि जैसे हम छोटे थे तो ऐसा इतने फल वाले और इतने सब्जी वाले सब इतने ही ज़्यादा मात्रा में ठेले वगैरह सब नहीं दिखते थे जितने आज हैं। मुझे तो लगता है अगर हम मानव अपने संसाधन को सही तरीके से उपयोग करें तो संसाधन सीमित तो दिखाई नहीं देते सर। पहले तो लोगों के पास एक कार भी नहीं होती थी, अब तो लोग 3-3 4-4 कार एक एक फैमिली में मैं देखती हूँ लेके चल रहे हैं। तो संसाधन सीमित सर मुझे तो दिखाई नहीं देते। मुझे तो लगता है सदुपयोग करने से सभी को मिल सकता है सब कुछ। करने से तो करना आए तो ना सर, इसीलिए शिक्षा और अवेयरनेस की ज़रूरत है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ भैया, इसका एक उदाहरण जो चक्र है आवश्यकता वाले, उसमें एक उदाहरण कोरोना काल में दिखा था। जैसे कि कोरोना का टाइम आया था तो ऐसा लग रहा था कि भौतिक वस्तुओं का कमी हो जाएगा, खाने का कमी हो जाएगा, तो चावल ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं। तो उसमें असुरक्षा और भय आया था। तो भय के कारण अचानक से मार्केट में बहुत भीड़ हो गया था, तो वो संग्रह करने के लिए चले गए। ये संग्रह करते करते किसी के लिए कम पड़ गया, मतलब एक बोरी चावल की जगह 5 बोरी लेके आ गए, तो शोषण हो गया दूसरे का। और जो व्यापारी लोग थे वो लोग भी ब्लैक कर रहे थे, उसको ज़्यादा रेट में बेच रहे थे, और उसके कारण विरोध हो रहा था कि ज़्यादा में क्यों बेच रहे हैं। तो ये चक्र उसके बाद युद्ध मतलब कई जगह पे हो गया, ये चक्र हो गया, बहुत सारा निपट गया उसके बाद। तो देखिए यहाँ से ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने प्रॉब्लम को पहचाना, अब सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं।
सॉल्यूशन क्या है? तो दोबारा एक बार हम मानव को समझने की कोशिश करते हैं, मानव की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं ये ठीक है या इसकी जगह कुछ और लिखने की ज़रूरत है। तो चलिए मानव की आवश्यकताओं को समझने के लिए एक बार हम चर्चा करते हैं और एक बच्चे के पैदा होने से लेके 4 कंधे की यात्रा तक कुल कितनी भौतिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स एक आदमी को हो सकती हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं? गिना जा सकता है। तो चलो एक बार बोर्ड पे लिख के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या सामने आता है। ठीक, चालू हो जाए। एक जन कोई बोर्ड पे आ जाओ। कौन लिखेगा बोर्ड पे? कौन आएगा? आइए, कोई भी एक जन बोर्ड पे आइए। आप बोलते जाइए, दीदी लिखते जाएंगी। हाँ जी, बोलिए। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर 4 कंधे की यात्रा तक कुल कितनी भौतिक आवश्यकताएं एक आदमी को लगती हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, रोटी, कपड़ा और मकान। थोड़ा सा ऐसे लिखो ना, इधर से बाजू से पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाइए फटाफट। रोटी, कपड़ा और मकान है। विद्या सामग्री, अरे तो बोट। हेलो। एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ। हेलो। हेलो। एक आदमी को बच्चे से लेके बूढ़े तक जीवन में कम से कम 50 टन अनाज चाहिए, 50 टन अनाज चाहिए और जीने के लिए मकान चाहिए। इतना ही है जी। चलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल। हाँ, और बोलिए। है सम्मान, 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 गाड़ी, पैसा। आज जो बोलोगे सब मिलेगा। प्यार। हाँ जी, ऐसा बोलें कि मुझको सुनाई दे जाए या माइक से बोलें? हाँ जी। लड़ाई झगड़ा। पूरे शिविर में एक ही शब्द बोला, लड़ाई झगड़ा है। फ्रीडम, फ्रीडम। हाँ जी, हाँ जी। बिजली, पानी। बिजली, पानी, पर्यावरण है। भाषा, भाषा, भाषा। हाँ जी, बोलते जाइए, मैं सुन लूँगा। बढ़िया। संबंध, परिवार। हाँ जी, और बोलिए, और बोलिए। भाव, भाव। और बोलते जाइए। संस्कार, हॉस्पिटल, हो और सुख, सुख और शादी नहीं चाहिए। शादी कोई नहीं बोलता है। शांति चाहिए, शांति चाहिए, चिल चाहिए भाई, चिल भी चाहिए। हाँ जी, और समझ। बोर्ड पे जो आ गया वो भी देखते जाओ। समझ, हाँ जी, और स्वास्थ्य, संयम और आ जाएगा। ये शादी होने के बाद आदमी काफ़ी चिंतित हो जाता है। पहले हाँ जी, जॉब, स्कूल, कॉलेज है, स्कूल, कॉलेज, कपड़े, हो गया, हो गया। एजुकेशन में आ गया। हाँ जी, घूमना फिरना। हाँ जी, नियम, हो गया। नियम,
ये अच्छा है वैसे, नियम आप पे काफ़ी हावी हो गया है? टेलीफोन, स्पोर्ट्स, खेल कूद, संसाधन, एनर्जी, व्यवस्था, सुरक्षा, दोस्ती, दूर आना, हाँ ये भी देखते जाओ जो आ गया है, दूर आना जाना, दूर देखना, दूरदर्शन, योगा, टीवी में आ गया। हाँ जी, योगा है, योगा, योगा वो स्वास्थ्य में आ गया। टाइम, पर्पस, गुरु, लक्ष्य, सोम भैया, सोम भैया। ये देखो इतने सारे सोम भैया हैं, है? गाय भैंस, हाँ जी, पर्यावरण लिख दीजिए। हाँ, और बोलिए, गाय भैंस भी लिख दीजिए। और बोलिए, हो गया? हो गया। और कुछ? हो गया। चलो, थैंक यू। हाँ जी, देखिए इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हम इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि एक प्रकार की चीज़ें हैं, दो प्रकार की हैं, तीन प्रकार की हैं। तो कितने प्रकार की चीज़ें हैं ये? चार प्रकार की। चार प्रकार की कैसे? दो प्रकार की चीजें हैं। दो प्रकार की हैं। दो प्रकार की चीजें। हाँ, भौतिक वस्तु और भावना से रिलेटेड जो तो देखिए, जब हम सारी चर्चा करते हैं तो हमको ये समझ में आया कि मानव कोई भी आवश्यकता लिखता है तो आवश्यकता दो प्रकार की हैं। एक आवश्यकता ऐसी है जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ, कि जिंदा रहने के लिए है, और एक आवश्यकता वो है जो जीने के लिए है। तो भावपूर्वक जीना होता है और भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। ये दो बातें बहुत क्लियर हैं। भावपूर्वक ही जीना होता है और भौतिक वस्तुओं को भोगना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। तो अब यदि हम देखें तो रोटी किस में आएगी? भौतिक, जिंदा रहने के अर्थ में। मकान, कपड़ा, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक आवश्यकता वो है जो शरीर को जिंदा रखने के लिए है, दूसरी आवश्यकता वो है जो बेसिकली मन के लिए है। तो मकान किसकी आवश्यकता है? शरीर की। शिक्षक किसकी आवश्यकता है? अभी जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो शरीर के अर्थ में है कि मन के अर्थ में है ना? अभी जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो शरीर के अर्थ में है, इसलिए शिक्षा पे क्वेश्चन मार्क है। शिक्षा पे क्वेश्चन मार्क है। शांति ये मन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शरीर की आवश्यकता है। संयम ये बेसिकली मन की आवश्यकता है। शांति मन की आवश्यकता है। नौकरी शरीर की आवश्यकता है। मोबाइल शरीर फिजिकल चीज़ है। स्कूल अभी फिजिकल चीज़ है। घूमना फिरना शरीर की आवश्यकता है, मतलब बेसिकली वो अभी फिजिकल चीज़ है। टीवी, योग शरीर के लिए है। गाय भैंस जिंदा रहने के लिए। गाड़ी, पैसा, फेसबुक अभी तो सब शरीर के अर्थ में है। खेलकूद शरीर के अर्थ में है। सुरक्षा शरीर की है। दोस्ती थोड़ी सी संबंध की तरफ चली गई। सम्मान, प्यार, लड़ाई झगड़ा, स्वतंत्रता, समझ, गुरु, लक्ष्य, पर्यावरण, भाषा, बिजली, पानी, छिल, सुख, संस्कार, संबंध, परिवार। तो कोई इनमें से बहुत सारा तो मैंने ही बोला था।
अब आपका ध्यान गया इस बात पे कि हमने 3 दिन की चर्चा के बाद भी जब लिखा है, जो ज़्यादा चीज़ें कौन सी आ रही हैं? ज़्यादा चीज़ें शरीर की आ रही हैं। इतनी घनघोर चर्चा के बाद, इतना ध्यान दिलाने के बाद भी हमारा ध्यान अभी भी भौतिक चीज़ों की ओर ही ज़्यादा जाता है। जीने की जो चीज़ें हैं, जीने की जो क्वालिटी है, उसकी चर्चा हमारी वोकैबुलरी में, अभी उसके शब्द हमारी वोकैबुलरी में, हमारे ध्यान में कम आते हैं। हाँ बेटा, समाधान भी चाहिए। तो इससे एक क्लैरिटी तो हमारी ये बन गई। अब ये ध्यान में आ गया कि देखो, मानव कुछ भी करे, उसकी 2 प्रकार की ज़रूरतें हमेशा ही हैं। एक आवश्यकता वो है जो भौतिक है, फिजिकल है, जो शरीर के लिए है, जो शरीर के जिंदा रहने के लिए है। दूसरी आवश्यकता है जो भाव है, जो मेरे लिए है ना, मैं के लिए है, मन के लिए है, जो बेसिकली जीने के लिए है। ये 2 अलग अलग दुनिया है, और ये क्लियरली अलग अलग दुनिया है। और जितना क्लियरली मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, उतना क्लियरली हम अपनी आवश्यकता से मेरे होने को पहचानने को अप्रोच कर सकते हैं। देखो, पहले भी हमने आत्मा शब्द को प्रयोग किया है, लेकिन आत्मा मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे को पकड़ में नहीं आती। लेकिन जब मैं आवश्यकता से अप्रोच करना शुरू करता हूं, तो मैं बहुत क्लियरली पहचान सकता हूं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हाँ ये 2 अलग अलग दुनिया है। तो चलिए थोड़ा सा काम करते हैं कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2-4 अंतर आप बोल दीजिए, मैं लिख देता हूं, फिर आप कीजिएगा। ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग हैं। क्या अंतर है दोनों में? वो तो मैंने लिख ही दिया। ये दिखती हैं, ये फिजिकल हैं, इनको हम आंख से देख सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। और क्या अंतर है? हाँ, वो हमने लिख लिया बोर्ड पे। उसके अलावा बोलो। भौतिक नष्ट होती हैं और ये भाव मन ये नष्ट नहीं होती। ये कहाँ हो आप? हाँ, भौतिक नष्ट होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं। ये सारी चीजें परिवर्तनशील है। हाँ, ये परिवर्तनशील नहीं, निरंतर है। इनकी अपेक्षा भी निरंतर है, और उपलब्ध होने के बाद ये निरंतर बना ही रहता है। एक अंतर हमने ये देखा, बहुत शानदार, ये बहुत बढ़िया है। ये समझने लायक बात है। फिजिकल नीड, शरीर की आवश्यकता सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए एक जैसा है। सभी विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, अभाव से मुक्त होना चाहते हैं। पूरी धरती पे मानव कहीं भी मिलेगा, वो मानव भी जो अभी तक कभी मानव मेन स्ट्रीम को एक्सपोज नहीं हुआ है, ऐसी आदिवासी कम्युनिटी या ऐसी है ना कॉलोनीज हैं आज भी, वो भी ऐसा ही चाहता है। गुड, और बोलिए। मन को सुख चाहिए और शरीर को पोषण चाहिए। मन की तलाश सुख की तलाश है, इसकी तलाश भाव की तलाश है, इसकी तलाश समाधान की तलाश है। शरीर की आवश्यकता फिजिकल है, तो बेसिकली शरीर का पोषण होता रहे, संरक्षण होता रहे ठंडी से, गर्मी से, ये सब शरीर की ज़रूरत है। गुड। ये पर नियंत्रण शरीर में कैसे रहता है यार?
शरीर अपने आप में हमसे, मैं ज़्यादा स्वनियंत्रित हूं कि शरीर ज़्यादा स्वनियंत्रित है? बताओ। है? अच्छा, अभी मैं ज़्यादा गलती करता हूं कि शरीर गलती करता है? शरीर कोई गलती करता है? शरीर तो कोई गलती नहीं करता, बल्कि हमारी गलतियों को शरीर ठीक करते रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो शरीर तो एक नेचुरल एंटिटी है, शरीर को हम खराब करते हैं, शरीर अपने आप में स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारी गलतियों को भी ठीक करते रहता है ना। तो शरीर अपने आप में स्वनियंत्रित है। मैं स्वनियंत्रित होना चाहता हूँ, अभी मैं स्वनियंत्रित नहीं हूँ। हाँ जी, गुड। इधर जो शरीर से मिलने वाला सुख है, इधर शरीर से मिलने वाला सुख क्षणिक है, इधर क्षणिक सुख है, इधर निरंतर सुख है, लेकिन क्षणिक और निरंतर दोनों को भोगने वाला मैं ही हूं। क्षणिक को भी मैं ही भोगता हूं, निरंतर को भी मैं ही भोगता हूं। बढ़िया। इंद्रियों से और सम्मान से ड्रिवन है। और आप कहाँ हो? हाँ, थोड़ा खड़े होकर बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। इंद्रियों और सम्मान से ड्रिवन है, और भाव, विचार और भाव से ड्रिवन है। इंद्रियां किससे है? भौतिक सुख, मतलब इंद्रियों से, और सम्मान मतलब जो बल धन, उससे ड्रिवन है। हाँ हाँ। और भाव अपने विचार से ड्रिवन है। हाँ, तो आप यही कह रहे हैं कि बेसिकली ये समाधान बराबर सुख है, और ये जितना भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ बेसिकली कह रहे हैं, हालांकि रूप बल धन को भोगने वाला मैं ही हूँ, है ना, पर ये फिजिकल है, ये शरीर, इसको हम इंद्रियों के थ्रू पाते हैं। क्षणिक सुख को हम इंद्रियों से पाते हैं। देखो कि ये बहुत बढ़िया अंतर ये है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ विश्वास को फील करते हो तो कौन सी इंद्रियों से फील करते हो? है ना। तो ये ध्यान में आ गया कि विश्वास को मैं डायरेक्टली फील करता हूं, इसमें कोई इंद्रिय काम नहीं आती। विश्वास है, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। तो कोई विश्वास ना छूने से पता चलता है, ना देखने से पता चलता है ना। विश्वास आपको डायरेक्टली फील होता है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है जी। और शरीर के बॉडी पार्ट्स तो नियम कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन मन पे कोई नियम नहीं है। अच्छा, और क्या कर रहे हैं 7 दिन में? शरीर बाय डिफॉल्ट अपने नियम को फॉलो करता है। मन का भी सुखी होने का कोई नियम है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन का भी नियम है, शरीर का भी नियम है। पर शरीर का नियम तो ऑलरेडी है बना हुआ, लेकिन मन का नियम को, मन का नियम भी है, मुझको समझना है, उसमें कल्पनाशीलता वो हाँ, बस उतनी मेरी चॉइस है। तो इसका मतलब है कि समझने के लिए विचार की ताकत मेरे पास उपलब्ध है, ये भी बाय नेचर है। अब समझने का एक प्रोसेस है, मैं समझने के प्रोसेस में लगा हूँ। जिंदा रहने की दुनिया को मैंने समझा है, जीने की दुनिया को समझना अभी शेष है, ऐसा बोल रहा। हाँ जी। शरीर एक साधन है और शरीर को चलाने की जिम्मेदारी मेरे को है। बहुत बढ़िया। शरीर एक साधन है और मैं शरीर को चलाता हूं। मैं शरीर को चलाता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं। तो मैं साध्य है, ये लक्ष्य है, इसको पाना है, ये साधन है। बढ़िया। हाँ जी। हाँ, शरीर के पास हाँ, अभी इतनी बात तो कह ही सकते हैं कि शरीर बेसिकली जड़ संसार है और मैं जो है चैतन्य संसार है। देखो, आत्मा शब्द इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आत्मा शब्द का हमको पता चल ही नहीं रहा है। आत्मा हमारी मान्यता है। कौन हमको भरोसा करेगा? हमारे परिवार में हमारे बच्चे भरोसा करेंगे इनको किसी आत्मा का पता है? ये सुबह उठ के झगड़ा शुरू कर देते।
तो इसलिए आत्मा का तो हमको नहीं पता है, पर हाँ चैतन्य है। चैतन्य का मतलब है मुझको सूंघने का पता चलता है, मुझको दर्द का पता चलता है, मुझको प्यार का पता चलता है, मुझको गुस्से का पता चलता है, तो मैं चैतन्य हूँ। हाँ जी है। अच्छा मन नहीं जीता तो कौन जीता है? अच्छा मैं मन नहीं हूँ, शरीर जीता है। अच्छा शरीर जीता है कि जिंदा रहता है? जिंदा रहता है। फिर जीता कौन है? जीता मैं ही जीता हूँ, मैं ही मन हूँ, है ना। तो शरीर जिंदा रहता है, मैं ही जीता हूँ, ये जीने का काम मैं ही करता हूँ। जब मैं को एक्सप्लेन करेंगे, मैं का एक पार्ट मन है, मैं का एक पार्ट वृत्ति है, मैं का एक पार्ट चित्त है, मैं का एक पार्ट बुद्धि है, और कुछ भी है। ठीक है, इसको हमने लेने की कोशिश की है कि शरीर परिवर्तनशील है और मैं की अपेक्षाएं निरंतर है, और ये मूल में भी निरंतर है। इसको समझेंगे। सर ऐसा कह सकते हैं कि शरीर के नियम मैं बनाता हूँ और मेरे नियम अस्तित्व में है। मैं कोई शरीर का नियम नहीं बना सकता हूँ, मैं केवल शरीर का नियम समझ सकता हूँ। शरीर का नियम भी पहले से मौजूद है, मेरा नियम भी पहले से मौजूद है। नियम हमेशा शाश्वत ही है। मेरा समझना शेष है या मैं समझ गया हूँ? हाँ, शरीर को उसका नियम पता है, क्योंकि उसमें पता जैसा कुछ होता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो नेचर का काम करती है। मुझको हर चीज़ समझ पूर्वक अपने में लाना है। तो मुझको मेरे नियम को पहचानना है, मुझको ही सृष्टि के नियम को पहचानना है। बढ़िया। और और सोचो, ऑब्जर्वेशन डालिए, सीधा सीधा डालिए कि हाँ ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, कैसे मैं इसको अलग अलग देख सकता हूँ। हाँ जी। संबंध सारे मैं निभाता है और शरीर संबंध नहीं निभाता है। हाँ, संबंध को पहचानने वाला कौन है? मैं। संबंध को निभाने वाला कौन है? मैं। नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? मैं। संबंध निभाने का माध्यम कौन है? शरीर। शरीर के माध्यम से मैं संबंध निभाता हूँ। संबंध को पहचानने वाला मैं हूँ, नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाला मैं हूँ, है ना। शरीर साधन है। मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ? शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, और बोलिए। मुझे एक डाउट है इसमें, जैसे जो फिज़िकल है, जो क्षणिक है, क्षणिक सुख देता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नई कार खरीदी, उस कार में मैं डेली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग के 2-4 दिन, हफ्ता दिन बहुत अच्छा लगेगा, और फिर धीरे धीरे वो जो सुख है वो कम हो जाएगा। तो वो क्षणिक है, ये फिज़िकली मैं समझ पा रहा हूँ। अब जब मान लीजिए मैं इधर जीने के भाव में आता हूँ, तो मान लीजिए मुझे कोई सुख दे रहा है, कोई संबंध सुख दे रहा है, तो अगर वो संबंध मुझे हमेशा सुख देता रहेगा तो वो निरंतर मैं सुख ही रहूँगा? नहीं, वो क्षणिक नहीं होता है। मैं इस गलत समझ रहा हूँ? हाँ, थोड़ा सा गैप है। देखो, कोई भी सुख जो बाहर से मिल रहा है वो निरंतर नहीं हो सकता। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसका इतना ही होगा कि वो मुझको दुख नहीं देता है और मुझको सहयोग देता है। लेकिन मेरे अंदर यदि कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता चल रही है, तो इसमें बीवी क्या करेगी? समझ में आ गया? तो मेरे भाव और विचार 24/7 मैकेनिज्म है, 24 घंटे चलते हैं। तो मेरे विचारों में, मेरे भाव में समाधान होगा तो मैं स्टेबल रहूंगा, तो मैं सुख में रहूंगा। दूसरे से मिलने वाला सुख भी क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है, या क्षणिक से कुछ लंबा है। 3 तरह के सुख को डिफाइन किया है। एक तरह का सुख है जो इंद्रियों से मिलता है, मोमेंट्री है। संबंध का सुख है जो दीर्घकालिक है, जो थोड़ा सा लंबा है।
और लक्ष्य से मिलने वाला सुख है जो सस्टेन्ड है। तो मोमेंटरी हैप्पीनेस, डीपर हैप्पीनेस एंड सस्टेन्ड हैप्पीनेस। तो जब हम इधर की बात करते हैं जीना में, तो अगर मेरे भाव और विचार में समाधान है तो इसका मैं नाम हमेशा सुख है। निरंतर सुख रहूंगा, बस सुखी रहूंगा। यस, क्योंकि वो समाधान हमेशा बना ही रहता है, हमेशा बना रहेगा, वो क्षणिक नहीं हो सकता। हाँ, मैं चाहे उस समाधान को प्रयोग करूं कि नहीं प्रयोग करूं, बना ही रहता है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, माइक। शरीर तो नष्ट होता है लेकिन जीवन कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, वो लिख दिया है बोर्ड पे, आ गया है वो पहले। हाँ जी, और शानदार है मारा छक्का। भौतिक वस्तुओं को हम पैसे से खरीद सकते हैं, भाव को नहीं खरीद सकते। सहमत है? भौतिक वस्तुओं को पैसे से खरीद सकते हैं, भाव को नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा बोल रहे। और बढ़िया है। हाँ, तो जब मैंने खाना खाया तो शरीर को क्या मिला और मुझको क्या मिला? मैंने खाना खाया तो शरीर को क्या मिला और मुझको क्या मिला? शरीर को पोषण मिला और मुझको तृप्ति मिली। अब जब जीवन में अतृप्ति है तो ओवर ईटिंग हो जाती है, क्योंकि जो तृप्ति मेरे को जीने से मिलती वो तृप्ति मैं भोजन से लेता हूं, वो तृप्ति मैं सोने से लेता हूं, वो तृप्ति के लिए मैं ज़्यादा चिल करता हूं। तो अब ये समझ में आता है कि कहाँ मिसमैच हो रहा है। सर बढ़िया। ऐसा कह सकते हैं कि शरीर हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर। शरीर हार्डवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर हूं। गुड गुड। और जिंदा रहने के लिए ज़रूरतें सीमित हैं और अभी तो पता नहीं चला है सीमित है कि नहीं है, उस पर काम करेंगे जी। और मैं अपनी अव्यवस्था को शरीर के माध्यम से प्रकट करता हूँ लोगों के सामने। ये बहुत प्रॉब्लम है। शरीर के 90% रोग ऐसा कह रहे हैं कि साइकोसोमैटिक है। तो यदि मैं अपने भीतर एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरता हूँ, मेरे भीतर भाव का अतिरेक है या इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से ग्लैंड्स प्रभावित, सिक्रेशन प्रभावित होता है, उसकी वजह से रोग शरीर पे व्यक्त होता है। तो रोगी मन का प्रभाव शरीर को रोगी करता है। इसलिए अब समझ में आता है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ मन। हम क्या बोल रहे थे? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो सारे पहलवान विजनरी ना हो जाते? ऐसा नहीं हुआ। तो स्वस्थ मन में मन स्वस्थ रहेगा तो मैं शरीर को स्वस्थ रखूंगा। संवेदनशील होने वाला भी मैं हूं, संवेदनहीन होने वाला भी मैं हूं और संज्ञानशील होने वाला भी मैं ही हूं। ये मैं की 3 अलग अलग क्वालिटीज हैं। मैं ही संवेदनहीन होता हूं, मैं ही संवेदनशील होता हूं और मैं ही संज्ञानशील होता हूं। शरीर ना संवेदनहीन है, ना संवेदनशील है, ना संज्ञानशील। शरीर मैं संवेदनहीन हूं। वो मैं का एट्रीब्यूट है, मैं की क्वालिटी है। नहीं पचा है? और सोचिए, और सोचिए। हाँ जी। वो आ गया। मैं की आवश्यकता भाव है, सुख है, सम्मान है। शरीर की आवश्यकता पोषण है, संरक्षण है। हाँ जी।
ये कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग एंटिटी है। हाँ, वही समझने की कोशिश है। यही समझ तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो केवल इतना ही पहचानना चाह रहे हैं कि मैं एक अलग रियलिटी है, शरीर एक अलग रियलिटी है, शरीर फिजिकल केमिकल रियलिटी है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी फिजिकल केमिकल है। शरीर कोशिकाओं से बनी हुई चीज है, इसलिए हम कोशिकाएं ही खाते हैं। भोजन क्या है? कोशिकाएं ही खाते हैं। मैंने ज्यादा बादाम खा लिए तो मेरा भाव और विचार सुखदायी हो गया, ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। बादाम खाने से भाव विचार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये समझने की बात है। हाँ जी। सीमित है, असीम है। क्या असीमित है? ये भौतिक जो है वो सीमित है। चलो, भौतिक वस्तुओं की माप तोल होती है, किलो, वॉल्यूम, है ना? भौतिक वस्तुओं की माप तोल होती है। उधर हमेशा ही निरंतर है। अक्षय शक्ति, उसकी ताकत निरंतर, उसकी अपेक्षा निरंतर, उसकी क्रिया निरंतर, वो स्वयं में निरंतर, शाश्वत है, इसलिए उसको शाश्वत कहा। गुड, बढ़िया। और हाँ, तो शरीर लक्ष्य परिभाषित नहीं करता है। शरीर कुछ नहीं बोलता। आप पंखे पे लटका दो, पटरी पे रख दो, उसमें दारू डाल दो, उसमें अमृत डाल दो, उसको हिमालय पे ले जाके तपस्या करो, उसको शिविर कराओ। शिविर शुद्ध रूप से साधन है, वो लक्ष्य परिभाषित नहीं करता। शरीर, लक्ष्य शरीर का है कि लक्ष्य मेरा है? मेरे लक्ष्य के लिए शरीर बना है, ये नेचर में व्यवस्था है। क्या अद्भुत बात! समझ में आएगा तो भाई साहब कृतज्ञता व्यक्त होती है कि नेचर को कैसे पता चला कि मेरे को शरीर की जरूरत पड़ेगी। कभी सोचेंगे तो बहुत अलग तरह से सोचना बनता है, अलग तरह से महसूसना बनता है ना? तो लक्ष्य मेरा है, उस लक्ष्य को मैं पहचानता हूँ। नेचर को पहले से पता है, या नेचर में पहले से ऐसी व्यवस्था है कि मैं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक शरीर की ज़रूरत है, इसलिए नेचर में वो शरीर बना है। मैं ये पहचान सकूं कि शरीर मेरा साधन है मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और मैं उस तरह से उसका सदुपयोग करूं, ये मेरा समझदार होने का या ये मेरे मानव होने का मतलब है। गुड, बढ़िया। नहीं, ऐसे बोलना चाहोगे तो तुम बढ़िया बढ़िया बोलते हो। मैं में जानना होता है, मैं में जानना होता है, जानने के आधार पर मानना होता है, मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर जीना होता है। ये मैं की क्वालिटी है। ये सारा काम मैं करता है। जानने मानने तक केवल मैं बना हुआ है, पहचानने निर्वाणने के लिए शरीर का इस्तेमाल करता है। शरीर बायोलॉजिकली, नेचुरली केवल पहचानता है। शरीर में पहचानना होता है और पहचानने के अनुसार वो बिहेव करता है, निर्वाह करता है। कैसे? जैसे ये जहर है, ये मैं पहचानता हूं। ये जहर है, ये मैं पहचानता हूं। खाना है कि नहीं खाना है, ये मेरा निर्णय है। और एक बार पेट में डाल दिया, नहीं गलती से डल गया, तुम लगना नहीं, अब नहीं चलेगा। अब शरीर अपने तरीके से पहचानेगा। तो शरीर जहर को जहर की तरह से पहचानेगा, जहर जैसा असर होगा। अमृत को अमृत की तरह से पहचानेगा, अमृत के जैसा असर होगा। ये बायोलॉजिकल है। तो शरीर अपने आप में बायोलॉजिकल फिनोमेना है, मैं अपने आप में संज्ञानशील या मिनिमम कल्पनाशील हूं। गुड। मैं शरीर को चलाने वाली एंटिटी हूं। मैं शरीर को चलाता हूं, जैसे मेरी समझ है वैसा चलाता हूं। गुड है। पहला शिविर है। माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। Now I came to understand that मैं and मेरा शरीर वो दोनों अलग चीज़ है, but somehow it is related.
समहाउ इट इज रिलेटेड, मैं और मेरा शरीर। और क्या, रिलेटेड तो है ही है, मैं मानव हूं। तो जब मैं मानव कहते हैं तो ये दो चीजों को साथ मिला के मानव कह रहे हैं। तो बट मैं और शरीर दो भिन्न चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। सपोज मैं मेरा से मैं करूंगा, दूसरे का शरीर से, वो कनेक्टेड नहीं कर पाऊंगा, वही प्रॉब्लम है ना? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सपोज मैं और मेरा शरीर दो इंटर कनेक्टेड है, दो इंटर कनेक्टेड है, बट मैं और दूसरे का शरीर वो कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल वो भी कनेक्टेड है। जैसे आपके शरीर में हजारों कोशिकाएं रोज मरती हैं और वो झाड़ू से होके फिर कूड़ा कचरे में जाके किसी खेत में चली जाती है, वो फिर गाजर मूली बन के दूसरे के शरीर में चली जाती है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, ये तो दूसरा। और एक माँ से बच्चा पैदा होता है, माँ से जो बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप से ही संयुक्त रूप में व्यक्त होता है ना? फिर भाव के रूप में हम सभी के साथ संबंध को पहचानते हैं। मैं आपके साथ क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या दोगे आप मेरे को? भाव के लिए बस। तो कनेक्शन तो है ये, बट इट इज नॉट फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन तो फिर कैसे करोगे? फिजिकल कनेक्शन तो फिर जीवन और शरीर के बीच भी नहीं है। अच्छा। शरीर के बीच भी जीवन और शरीर साथ साथ रहते हुए भी अलग अलग ही रहता है, टच ही नहीं करता है यदि टेक्निकली जाएंगे तो। ओके। तो फिजिकल साथ साथ होना है, साथ साथ होने से वो प्रभाव पैदा होता है। ओके। तो थोड़ा सा इसको गहराई में समझें। हाँ जी। भौतिक वस्तुएं भाव पे डिपेंडेंट होती है। भौतिक वस्तुएं भाव पे डिपेंडेंट होती हैं, ये कैसे होता है? जैसे कि अगर मेरा मन अच्छा होगा तो मुझे कुछ अच्छा लग सकता है। जैसे मेरा मन अगर अच्छा होगा, मैं पहले से ही खुश हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा लग सकता है। अच्छा, हाँ, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली भौतिक वस्तुओं को भोगने वाला मैं ही हूँ, भौतिक वस्तुओं को एंजॉय करने वाला मैं ही हूँ। अब मेरे मूड पे निर्भर करता है कि मैं क्या चीज़ को कैसे लेता हूँ, तो वो ठीक है। हाँ जी जी। ये मेरा दूसरा शिविर है। हाँ जी। पहला शिविर संकेत बिया का था जी। पहले दिन मेरे को समझ में आ गया था कि मैं पर जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक परिवार पर कंट्रोल नहीं रहेगा। परिवार में मतलब सामंजस्य नहीं पैदा होगा। जब परिवार में सामंजस्य पैदा होगा तो समाज में सामंजस्य पैदा होगा। फिर आती है प्रकृति की बात, फिर आती है अस्तित्व और सह अस्तित्व की बात। अभी उस दिन मेरे को, उस समय मेरे को चौथे दिन पांचवें दिन से बाउंस होना चालू हो गया था, क्योंकि भविष्य की ऐसी चिंता लगी हुई थी। सब जानते हैं मेरे साथ क्या गुजरी। ठीक है, तो बस लगा हुआ हूँ। कोई नहीं, कोई लगे रहो, कल्याण होगा। सब में लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मानसिक शांति मिलती रहे। मिलेगी मिलेगी सब बस ठीक है भैया। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी भैया, जैसे मान लो जाए सब समझ है, जैसे मान लो जाए जो भौतिक है भाव है सब समझ है, एक प्रकार से सब समझ है। तो जिस दिन मैं इस समझ को समझ जाऊंगा उस दिन मैं मानव बन जाऊंगा। हाँ, ठीक लग रहा है ना? हम लोग जो है वो शरीर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं को कंपेयर अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उसे अभी जानते नहीं हैं। हाँ हाँ, पर मैं को कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे किसी को देख के मेरे को ये महसूस हो जाता है कि मैं इससे समझ सकता हूँ, तो अपने कंपेयर करके ही तो पहचाना। हाँ, बट हम किसी को देख के लगता है कि इससे नहीं समझना है, तो ये भी कंपेयर ही तो किया। हाँ, इसका मतलब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। बट अभी हम लेकिन जितनी हमारी समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कंपैरिजन बढ़िया होता जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। थैंक यू जी। गुड गुड गुड। माइक माइक माइक। जब हम जिंदा रहते हैं तो हम प्रभावित होते हैं, पर हम जब जीने लगते हैं तो हम अपने वातावरण से प्रभावित नहीं होते। नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते हैं, पॉजिटिवली प्रभावित होते भी हैं, करते भी हैं। बढ़िया। और शरीर, माइक पकड़ो। शरीर की अव्यवस्था का हल अभी हमारे पास है, लेकिन मन की अव्यवस्था का हल अभी हमारे पास नहीं है, है ना? बढ़िया बात हो गई। तो अपने क्या चेंज किया, क्या बोला
कि अभी तक की मेहनत हमारी सफलता ये है कि हमने जिंदा रहने के ज्ञान को पा लिया है और जीने के ज्ञान की समझ हमारी अब आ रही है। धीरे धीरे समझ लेंगे, है ना। शरीर का ज्ञान भी एक दिन में नहीं पाया था, उसमें भी लंबा समय लगाया है। हाँ जी, बढ़िया। और शरीर को सही तरीके से ठीक रखने के लिए कि मेरे को सही समझ जरूरी है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, माइक पीछे, माइक। सर, आप जो अभी पढ़ा रहे हैं, हम उसको शरीर से जांच नहीं सकते, पर अपने मन से उसको जांच कर सकते हैं। शरीर कुछ नहीं जांचता, शरीर अपना काम जांचता है ना। उसको खाना मिला तो एक प्रकार का दिखाई देता है, नहीं खाना मिला एक प्रकार का दिखाई देता है, ओवर ईटिंग एक प्रकार से दिखाई देती है। तो शरीर की पहचानने की हैसियत फिजिकल लेवल की है, या मन पे कोई नेगेटिव प्रभाव है उससे भी वो प्रभावित होता है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो शरीर मूल्यांकन नहीं करता है, मैं ही मूल्यांकन करता हूं। किसने अपमान किया, शरीर का क्या बिगड़ गया, लेकिन मैं तो प्रभावित हो जाता हूं, ऐसा। हाँ जी, और गुड, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान जा रहा है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? हेलो भैया, मैं ये अपने आप में देख पाती हूँ जनरली, जब भी मैं ना ज़्यादा गुस्से में या ज़्यादा क्रोध में या ज़्यादा दुखी रहती हूँ ना, तो मैं उसकी नीड यानी जो मन की नीड है ना, उसको भौतिक चीज़ों से पूरा करना चाहती हूँ। मैं यानी जब भी मैं दुखी रहूँगी या किसी चीज़ की टेंशन रहेगी ना, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ये मैं अपने आप में देख पाती हूँ कि एक नीड को पूरा करने के लिए मैं, यानी मन की नीड को पूरा करने के लिए मैं भौतिक चीज़ों से उसको पूरा करना चाहती हूँ। ये मैं अपने आप में देख पाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, झंझट यही समझना है। देखो कितनी साफ सुथरी सी बात है। जब हम गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला आजकल क्या पूछता है, पेट्रोल डालना है कि डीजल डालना है, क्योंकि गाड़ियाँ एक जैसी हो गई हैं। तो हमने पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डाला, डीजल की गाड़ी में डीजल ही डाला। प्यास लगी तो पानी ही पिया, और भूख लगी तो खाना ही खाया। लेकिन यहाँ जीवन की अतृप्ति है, तो जीवन की अतृप्ति है तो जीवन कोई समझने वाली चीज है, तो वो तृप्ति भाव की कमी भाव से पूरी होगी, और भाव का मतलब है भव की समझ। भाव का मतलब भव की समझ। तो जीवन में जो अतृप्ति है, संबंध की जो अतृप्ति है, अपने भूतकाल और वर्तमान और भविष्यकाल की जो भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, वो भाव की कमी है। भाव की कमी समझने से पूरी होगी कि भाव की कमी किसी भौतिक चीज से दूर होगी। पति पत्नी में झगड़ा होता है, बोले चल आइसक्रीम खा के आएंगे। अरे यार, आइसक्रीम की प्रॉब्लम ही नहीं थी। बोले मैंने तुम्हारे लिए सब तो कर दिया है। तुमने क्या कर दिया? तुम सामान को सब कुछ करना बोलते, बोले वो तो मेरे घर में पहले से था, मुझको सामान की जरूरत होती, तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं थी। हम क्यों साथ साथ हुए? एक पति पत्नी क्यों साथ साथ हुए, उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो हमारी भाषा को देखिए, और मेरे को कभी कभी एक भाषा से पीड़ा भी होती है। अब तो इस तरह की चीज़ें कुछ कम हो गई हैं, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा होने से पति क्यों कहता है कि तुम इस घर से चली जाओ? इसका मतलब वो कहीं गहरे में मानता है कि घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। ये पीड़ादायक बात है। तो देखो, हम जीने की बात करते हैं, लेकिन हमारे चित्त की स्थिति, हमारी चेतना की स्थिति बिल्कुल अलग तरह की है। तो जब तक ये स्वीकार्यता, कहाँ ये स्वीकार्यता हुआ कि ये घर है, जबकि चल उसकी वजह से रहा है। हमको लगता है कि पैसा कमाते हैं इसलिए घर चलता है। तो जिंदगी भौतिक वस्तु से जिंदा रहना होता है, जीना तो भावपूर्वक होता है। संबंध की अभिव्यक्ति है ना, कोई जिंदगी भर के लिए हमारे साथ हो जाता है। मेरे को लगता है इसमें हमारी आपकी महिमा नहीं है, ये परंपरा की महिमा है कि एक लड़की जिंदगी भर के लिए आपके सुख दुख को स्वीकार लेती है, आपके सारे संबंध को स्वीकार लेती है, आपकी सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार लेती है,
आपके परिवार के साथ निभाने को स्वीकार लेती है, ऐसा हम दूसरे की उस महिमा को स्वीकार पाएंगे और परंपरा ने जो ताकत दिया है उस ताकत को अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो उसकी खुशी हमारे साथ होगी। खुश होने के लिए कुछ और अलग से सामान नहीं चाहिए होता है, केवल हमारा भाव विचार की दिशा ही है जो हमको सुखी या दुखी करती है। ये बहुत सॉफ्ट सा काम है, बहुत कम मेहनत का काम है, और नहीं समझ में आया तो इस सारी मेहनत बेकार कर दे, ये ऐसा भी काम है। जी, और बोलिए, और बोलिए, क्या हो गया, बहुत खुश हो गए? हाँ जी, हाँ हाँ, तो ठीक है, मतलब उसको दोनों को समझने की ज़रूरत है। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति ने जो भी जिम्मेदारियां स्वीकारी हैं ये उसकी तृप्ति के लिए उसकी ज़रूरत है, उसके विकसित होने के लिए उसकी ज़रूरत है। लेकिन सामने वाला भी स्वीकारेगा कि वो इस महिमा संपन्न है कि वाकई में वो उन जिम्मेदारियों को स्वीकारा है और उनको निभा रहा है, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। दोनों तरफ से होगा। हाँ जी, हो गया? तो मेरे को लगता है कि हम ब्रेक की ओर चलते हैं। तो धीरे से हमारी ये क्लैरिटी बनी, इतनी सारी चर्चा को देख के हमारी ये क्लैरिटी, क्या इस सारी चर्चा से क्या निकल के आया? ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक मानव के रूप में दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और कितनी अलग अलग हैं? शरीर की आवश्यकता से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। होगी? ये भी कह सकते हैं कि एक के माध्यम से दूसरा अभिव्यक्त होता है। हाँ, कहाँ हो आप? हाँ, तो मैं ही इस शरीर से व्यक्त होता हूं, मैं ही इस शरीर से व्यक्त हो रहा हूं, इन आंखों से मैं ही झांकता हूं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में आंखें सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है ना? तो मैं ही इस शरीर से व्यक्त होता हूं, जैसे मेरी इसलिए किसी भी मानव के शरीर को देखोगे तो कैसा है? 5 फुट, 6 फुट, 80 किलो, 60 किलो, मेल या फीमेल, बूढ़ा या जवान, इतना ही वेरिएशन है। रंग थोड़ा सांवला, थोड़ा गोरा। लेकिन जब वो व्यक्त होगा तो पता चलेगा कि वो क्या चीज है। शरीर देख के पता चल जाता है कि मानव कैसा है। मानव की सारी क्वालिटी शरीर की क्वालिटी है कि उसके जीवन की, उसके सोचने समझने की क्वालिटी है। वही 2 हाथ पैर का एक मानव अपने रोजी रोटी के लिए मोहताज रहता है, वही 2 हाथ पैर का एक मानव हजारों लोगों के लिए रोजगार देता है। ये किसकी ताकत है? वही एक मानव जो हजारों लोगों के दुख का कारण बनता है, वही एक मानव जो हजारों लोगों के सुख का कारण बनता है। ये किसकी ताकत है? शरीर की ताकत है? ये जीवन की सोचने समझने की ताकत है? ये मन की ताकत है। तो अभी मन वाली ताकत को हमने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है, उस पर बहुत काम नहीं किया है, इसलिए बहुत सारा कुछ बिखरा बिखरा दिखाई देता है और बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जहाँ शरीर की ज़रूरत है उसको मन से पूरा कर रहे हैं, जहाँ शरीर कैसे, है ना? आप घर में गए, पत्नी से कहा खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोले कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो ऐसा लगेगा कि शायद सुना नहीं है भाई। अरे प्यार नहीं, खाना मांग रहा हूं। प्यार नहीं चाहिए, खाना ले आओ। और वो 4 रोटी लाके मुंह पे लाके पटक दे, लो तुमको तो खाना ही चाहिए, प्यार तो चाहिए नहीं। अब पता चला भूख भी गई, अब झगड़ा ही हो गया, जाओ खाना भी नहीं खाना। तो ये समझ में आया कि प्यार से भूख नहीं मिटेगी, पर खाना तो हम कोई प्यार से दे ऐसा ही चाहते हैं। नमस्कार 5th क्लास वालों, कोई नहीं, कोई खाने से भूख नहीं मिटेगी, पर खाना कोई प्यार से ही दे ऐसा ही चाहते हैं। इसका मतलब भाव की आवश्यकता निरंतर है,
भाव की आवश्यकता निरंतर है और भौतिक वस्तु की आवश्यकता अनुसार है। इसलिए ये सबके लिए अलग अलग है और सामयिक है। सामयिक मतलब समय अनुसार है, खाने के समय खाना, सोने के समय सोना, सामयिक है ना। और इसकी आवश्यकता निरंतर है। ऐसा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते रहिए। आज बेल नहीं बजी खाने की? नहीं बजी ना? हाँ, मैं सोचता हूँ बज गई होगी, मैं नहीं सुना हूँ। नहीं बजी ना? अच्छा बजी। बढ़िया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कितने बजे है? 3 बजने में 5 मिनट। थैंक यू, नमस्कार।